नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे सेना पर प्रहार, जीतेंगे बिहार। जी हाँ, बिहार के पहले चरण का मतदान कल होना है, लेकिन बिहार की सियासत में राहुल गांधी के एक बयान ने हड़कंप मचा दिया है। कुटुंबा की चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया जो अब सियासी मुद्दा बन गया और महागठबंधन बिहार में सवालों के घेरे में आकर खड़ा हो गया है। आज की बहस इसी पर, सेना पर प्रहार, जीतेंगे बिहार। चर्चा एक ऐसे बयान की जिसने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कुटुंबा रैली में उन्होंने कहा कि देश की सरकारी नौकरियों और सेना में सवर्ण जातियों का दबदबा है और दलित, पिछड़ी जातियां और अल्पसंख्यक इन महत्वपूर्ण जगहों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं पा रहे हैं। अब सवाल यहां पे सबसे बड़ा यह उठता है, क्या राहुल गांधी का यह बयान समानता की बात है? क्या राहुल गांधी का यह बयान यह सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा मात्र है? क्या यह बयान महागठबंधन के लिए वोट बैंक बनाने की चाल है या देश की सबसे संवेदनशील संस्थाओं को चुनौती देने की कोशिश? यह भी एक अहम सवाल है। क्या सेना जैसी संस्था जो केवल तिरंगे और अनुशासन पर चलती है, उसे भी राहुल गांधी द्वारा जातिगत गणित के दायरे में लाकर खड़ा करना यह कितना सही हो जाता है? अहम सवाल देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, नोट करते चलिए। क्या ये वही कांग्रेस है जो कभी सबको साथ लेकर चलने की बात करती थी और अब वो खुलकर जाति वोट बैंक की रेस में उतर चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, सेना जैसी संस्था जहां केवल तिरंगे की शपथ होती है, वहां जाति का सवाल उठाना कितना जायज है? देश की एकता पर प्रहार नहीं तो और ये क्या है? और बिहार के चुनाव की पृष्ठभूमि में सोचे तो क्या सेना में आरक्षण और जाति आंकड़ों को मुद्दे को उठाकर सेना में आरक्षण की बात कर महागठबंधन सचमुच जीत हासिल कर पाएगा या जनता इसे देश की एकता और संवैधानिक मर्यादा पर प्रहार समझेगी? क्या राहुल गांधी को यह एहसास है कि आरक्षण की राजनीति का दंश केवल और केवल सामाजिक न्याय तक सीमित नहीं, बल्कि यह राजनीतिक ध्रुवीकरण और चुनावी जोखिम भी पैदा करती है? आज बहस इसी पर होगी। क्या बिहार चुनाव में जाति और आरक्षण का नया खेल, क्या सेना का अपमान कब महागठबंधन की जो ये राह है वो आसान होगी? ये कई अहम सवाल है जिसके इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बड़ा बयान राहुल गांधी ने दिया है और उस बयान को भी लगातार हम दिखा भी रहे हैं और कोट भी कर रहे हैं। सेना के नाम पर सियासत क्यों है? 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। ठीक है, अगड़ा करिए, पिछड़ा करिए, आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण के पक्षधर हम भी हैं, हमारी पार्टी भी है, आरक्षण दिया भी है।
जितने गरीब हैं सबको आरक्षण दिया, दूसरे वर्गों में भी जो गरीब हैं उनको भी आरक्षण दिया। लेकिन सेना के बारे में जाति पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म है, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। और जिस तरीके की यह बात बोल रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं, यह देश के हित में किसी भी सूरत में नहीं है। और मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, कम से कम हमारी सेना को राजनीति में मत घसीटिए। जाति, पंथ और मजहब की यह राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है, बहुत नुकसान किया। और हम लोगों की सोच तो यह है कि समाज के सभी वर्गों का उत्थान होना चाहिए। जी हाँ, बिहार चुनाव जिसमें बहुत रंग है और उस रंग में एक रंग और नया राहुल गांधी ने घोल दिया, जिस पर आपने साफ तौर पे देखा कि राजनाथ सिंह ने क्या प्रतिक्रिया दी। लेकिन इन सब के बीच तमाम प्रतिक्रियाएं आई हैं राहुल गांधी के उस बयान पर। हम आपको ये भी दिखवाते हैं। मोदी जी को मैं सुझाव देती हूँ, वो एक अपमान मंत्रालय खोल रहे हैं, क्योंकि हर 2 दिन कोई नया अपमान। मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे सेना का अपमान हो, ऐसा कुछ नहीं कहा और ना कभी कहेंगे, ठीक है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो सेना के लिए अच्छाई चाहते हैं, जो इस देश के भक्त हैं, वो मेरे भाई हैं। वो खड़े होते हैं लोगों के खिलाफ, डरते नहीं है, सच्चाई दिखाते पूरे देश को। राहुल गांधी ने कहा है सर कि 10% समाज के लोग ही इंडियन आर्मी पे कंट्रोल किए हुए हैं। देखिए, मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुखद, शर्मनाक तो ये है ही, साथ में ये दुखद बयान भी है। अगर देश के एलओपी लोकसभा नेता प्रतिपक्ष लोकसभा की खुद की सोच ऐसी है, जो कहीं ना कहीं सदन में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, वो अगर हमारी सेना को जात पात धर्म मजहब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद और कोई बात नहीं हो सकती। जैसा मैंने कहा कि ये बयान तो शर्मनाक है ही, मैं उस पर मैं जा ही नहीं रहा, पर सोचिए कितनी भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई होगी। आज जो व्यक्ति सरहद पर खड़ा होगा हम लोगों की सुरक्षा के लिए, आज वो पहली बार सोच रहा होगा कि मेरी जाति क्या है या मेरा धर्म क्या है, जो उसने आज तक किसी भी देशवासी को बचाने के लिए, उनको नहीं पता भैया कि सरहद पे अगर वो सुरक्षा कर रहे हैं तो वो हिंदू की कर रहे हैं, मुसलमान की कर रहे हैं, अगड़ा की कर रहे हैं, पिछड़ा की कर रहे हैं, दलित की कर रहे हैं, महादलित की कर रहे हैं। कुंवारे राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने, नेहरू ने देश को बांटने का काम किया, और आज आप सेना में भी जात पात करके सेना के मनोबल को कमजोर करना चाहते हैं और फिर से अपने पूर्वजों के द्वारा किए हुए काम को दोहराना चाहते हैं, भारत को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं। शर्मसार होना चाहिए आपको इस प्रकार के बयान से। साफ तौर पे सुना, जहां पर प्रियंका गांधी को यह बयान सही लग रहा है, वहीं पर चिराग पासवान को आपने सुना जो शर्मनाक बता रहे हैं, और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं साफ तौर पर है। लेकिन इन सबके बीच कुछ अहम सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द आज की डिबेट रहेगी। वो सवाल क्या है, चलिए आपको बताते हैं। राहुल का बयान, बिहार चुनाव में जाति और आरक्षण का क्या नया खेल है, ये बहुत अहम सवाल हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या सेना का अपमान करने से महागठबंधन की राह आसान होगी, ये एक अहम सवाल हो जाता है। क्या आसान होगी राह? क्या महागठबंधन सेना पर प्रहार कर बिहार की चुनावी जंग जीत पाएगा? क्योंकि अब अगला पिछला को लेकर जो सेना को लेकर बयान आ रहा है, क्या राहुल गांधी समझते हैं कि देश अब भी जाति के नाम पर बटा है? चुनाव में महज वोटों के लिए आखिर सेना के नाम पर सियासत क्यों हो रही है बिहार की राजनीति पर? यह भी अहम सवाल है। राहुल गांधी का देश की सेना पर जाति का सवाल उठाना कितना सही है? तो ये तमाम सवाल हैं जिनको लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि बड़ा बयान साफ तौर पर राहुल गांधी ने दिया है। और बिहार की राजनीति में जिस तरह से हमने बयान वीर देखे, तमाम बयान आए, उस बीच एक अहम बयान राहुल गांधी का भी है और उसी पर हम बात करेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे आपका जल्दी से तारुफ करा दें। डॉक्टर अमित कुमार द्विवेदी, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अमित कुमार जी।
हमारे साथ डॉक्टर चंदन कुमार यादव, प्रवक्ता जेडीयू के, बहुत बहुत स्वागत है चंदन कुमार जी आपका। हमारे साथ दीपक कोजगवे, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। संजय श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धीरज कुमार, चुनाव विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सबों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सीधे रुख करते हैं डॉक्टर अमित कुमार द्विवेदी। अमित कुमार जी, ये बयान राहुल गांधी का जो सेना को लेकर अगड़ा पिछड़ा कर रहे हैं, प्रियंका गांधी को यह बयान सही लग रहा है? प्रियंका गांधी को यह बयान सही लग रहा है? आपको यह बयान कैसा लग रहा है? सीधा पहले बता दीजिए। अनम्यूट करके बताइए, अनम्यूट कर लीजिए और बोले, अनम्यूट कर ले, बोले। अमित कुमार द्विवेदी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं चाहूंगा एक बार थोड़ा सा तेज बोले ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। हेलो, हाँ बोलिए सर। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ अब आ रही है, बोलिए जी। सबको सबसे पहले सभी व्यूअर्स को, सभी दर्शकों को प्रणाम, आपको साधुवाद। राहुल के द्वारा आपने जो कहा, तो मैं नहीं समझता हूं कि ये कांग्रेस के द्वारा सेना का अपमान किया गया है। अच्छा भाई, उन्होंने कहा कि सेना में वंचित और शोषित लोग जो उससे बचे हुए हैं उनकी भागीदारी होनी चाहिए। सेना पर उन्होंने कोई प्रहार नहीं किया है। अच्छा। ये मीडिया के द्वारा हमको तो लगता है कि ये एक एजेंडा के रूप में आपके द्वारा यह चलाने का काम किया जा रहा है। एजेंडा लगती है सर, हर चीज क्यों एजेंडा लगती है? कांग्रेस को हर चीज एजेंडा क्यों लगती है भाई? आपको हर चीज एजेंडा, इसमें एजेंडा क्या है? क्या मैं बयान पढ़ के बता दूं? इसलिए है कि ये 2025 का चुनाव है। ये 2025 के चुनाव में विकास पर चुनाव होना चाहिए, बेरोजगारी पे चुनाव होना चाहिए, व्यवस्था पर चुनाव होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर पर बात होनी चाहिए, इन सारी मुद्दों पे बात होनी चाहिए। तो फिर आप किस पे बात कर रहे हैं? तो आप किस पे बात कर रहे हैं? राहुल गांधी किस पर बात कर रहे हैं? पिछड़ा की तो बात ही नहीं है। यहाँ पर यह है कि जो वंचित लोग हैं, बात है कि जो वंचित लोग हैं उनको उसमें भागीदारी होनी चाहिए थी। सेना को तो ये लोग लाने वाले हैं। जब भी कोई किसी तरह का जब मामला आता है, सही कह रहे हैं अमित द्विवेदी जी, मैं तो कह रहा हूँ आप सही कह रहे हैं। विकास की बात, रोजगार की बात, सारी बातें आपने सही की। अमित द्विवेदी जी सुन लीजिए, पहले आपने सही बात की, आपने सही बात करी। सुनिए, कांग्रेस के साथ एक समस्या हो गई है, जब भी कभी बात सवाल किया जाता है एजेंडा लगने लग जाता है। हम कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, विकास की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी, तमाम मुद्दे। तो क्या जरूरत है ये कहने की कि मैं बयान को कोट कर दूं? बताइए तो मैं बोल दूं बयान को कि जो है सरकारी नौकरी और सेना में सवर्ण जातियों का दबदबा है, सेना में सवर्ण जातियों का दबदबा है, इसको मैं कैसे देखूं? सर आप बता दीजिए। अरे आप बता दीजिए, सेना में सवर्ण जाति का दबदबा, इसको मैं कैसे देखूं? आप बताइए, मैं नहीं बोलता, आप बताइए। सेना में सवर्ण जातियों का दबदबा है, इस बयान को हम कैसे देखें? आप बताइए कैसे देखें हम? नहीं, ये ऐसा बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। अच्छा, उनका कहने का अभिप्राय है कि सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। ठीक, क्या मैं फिर से बयान चला दूं? फिर से मैं बयान प्ले करूं, आपको सुनवाऊं? नहीं, आप उसको अलग नजरिए से नहीं देखिए। आपको लग रहा है आपने पहले भागीदारी होनी चाहिए। हाँ, चलिए। और सेना को ये लोग, सेना की राजनीति करने वाले तो ये लोग हैं। जब भी कोई देश में इस तरह की आप आती है तो सेना को आगे करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं। चलिए अमित, सेना का काम क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है? ठीक है अमित जी, आपकी बात आ गई। मैं आऊंगा आपके पास। धीरज कुमार, चुनाव विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ है। धीरज को मैं आऊंगा धीरज जी आपके पास। और डॉक्टर जीएस चौहान, एयरफोर्स अफसर हैं, रिटायर्ड डॉक्टर जीएस साहब, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप राहुल गांधी के इस बयान को? क्या आपको ये बयान, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, ये बयान कैसा लगता है? सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार जी, और सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। जो राहुल गांधी जी का बयान है जी, पहली बात तो उसी में कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो किसके लिए कह रहे हैं कि 10% लोग जो है वो पूरी सेना को संभाल रहे हैं, बाकी लोग वंचित हैं। लेकिन उसका अर्थ जो है हम लोग निकाल सकते हैं कि संभवतः, जैसा कि आपने भी कहा कि सवर्ण लोगों के लिए कह रहे हैं। मैं जरा राहुल गांधी जी को और जो भी उनके वो कर रहे हैं, ये कह रहा हूं कि ब्रिटिशर्स लोगों ने, उनका पॉलिसी ही था, उनकी पॉलिसी ही थी कि डिवाइड एंड रूल।
उन्होंने तो देश को जो है डिवाइड कर दिया, हमारे देश को पाकिस्तान बना दिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और वो सक्सेसफुल हुए अपने उस पॉलिसी में। लेकिन उन्होंने कभी कभी कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, उन्होंने सेना को नहीं छेड़ा क्योंकि उन्होंने सेना से काम लिया। हम लोग उस समय उनके अधीन में थे, हमारी सेना, ठीक है ना साहब। लेकिन उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, और हमारे आदरणीय पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद शास्त्री जी आदरणीय, उसके बाद माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, और सन 84-85 तक जो भी शासन, जिसकी भी सरकार रही, इतने बड़े बड़े लोगों ने कहीं भी इस चीज को नहीं लाया और सबके बारे में सोचते थे। लेकिन 84 के बाद लोगों ने सोचा कि जो है वो जो निचले तबके के थे लोग, वो लोग उनको शायद न्याय नहीं मिल रहा है, अतः जिसने भी कहा हो, बीपी सिंह जी ने हो, सीधा सीधी बात सर, सीधी सीधी बात, सेना को लेकर जातिगत बयान देना आप किस तरह से मानते हैं? गलत है, सही? सीधा सीधा मैं अगर जवाब चाहूं तो सीधा सीधा। हाँ, मैं एक चीज कह रहा हूं कि उन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक कॉर्पोरेट्स, पीएसयूज, सब जगह वो रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू करी। लेकिन उसके बाद से लेके और अभी तक जो भी सरकारें रही, जो भी उन्होंने सेना को नहीं छेड़ा। और हम लोग भी जब सेना में जो भी ज्वाइन करता है, एनडीए का बच्चा है या वो सैनिक है, तो वो 17 साल के अंदर ज्वाइन कर लेता है, 17-18 तक वो ज्वाइन कर लेते हैं। केवल जो यूपीएससी के थ्रू आते हैं वो 25 साल तक ज्वाइन करते हैं। तब तक हम लोग पे ये जाति उति का कुछ, और हमें जब तक मैंने नौकरी करी फौज की, तब तक मुझे नहीं पता था कि कौन किस जाति का होता है। मेरे एक साथी थे, उस समय हम लोग नए नए थे। चलिए, अच्छी आपने बात कही डॉक्टर जी साहब, आपने बात की, बहुत अच्छी बात कही। मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि मैं चाहूंगा कि सबकी पहले प्रतिक्रिया आ जाए, फिर मैं आगे चर्चा को। आचार्य रमन साहब भी हमारे साथ इस वक्त है, बीजेपी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ गए। आचार्य रमन जी, तमाम हमने देखा कि राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। फिलहाल आचार्य रमन जी, आपका कहना क्या है, बताएं। आचार्य रमन जी अनम्यूट कर ले। प्रियंका गांधी कह रही सही बयान दिया, भाई आपको क्या उसमें दिक्कत नजर आ रही? प्रियंका गांधी कह रही है सही बयान दिया है मेरे भाई ने, आपको क्या दिक्कत हो रही है उसमें? अनम्यूट कर ले, अनम्यूट करें और बोले। आचार्य रमन जी अनम्यूट करें और बोले। शायद मुझे लग रहा है आचार्य रमन जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। धीरज कुमार जो कि चुनावी विश्लेषक हैं, धीरज कुमार जी, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई ठीक है, वो बयान उसमें कुछ गलत ऐसा नहीं है, लेकिन क्या चुनाव के अंदर सेना को लेकर आना, अगड़ा पिछड़ा करना कितना जायज आप इसको समझते हैं? मैं जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, राजनीतिक फायदे के लिए हर पैतरा तो ठीक है, लेकिन ये जो पैतरा है जो सेना को लेकर, अगर सेना पर हम टीका टिप्पणी करते हैं, ये तो बहुत गलत है। बहुत दुख होता है जब देश में, अपने ही देश में भाषा को लेकर यहाँ पर घमासान मच जाता है कि आप ये भाषी है, आप वो भाषी है। और यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि अपने फायदे के लिए सेना को लेकर, जो कि सेना में ये आरक्षण नहीं है, ये नहीं है, तो ये तो मतलब सेना को मतलब राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए कभी भी। सेना सेना है, देश का शौर्य है, देश का सम्मान है, और सेना जो चलता है तिरंगे के सम्मान में चलता है, तिरंगे के भलाई के लिए चलता है, पूरे देश के लिए चलता है। और सेना को राजनीति से तो कभी जोड़ना नहीं चाहिए। ठीक, तो सेना को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, ये बड़ी बात कही। रामनाथ मंडल प्रवक्ता हैं आरजेडी के। रामनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रामनाथ जी, शायद मुझे लग रहा है कि रामनाथ जी, क्या मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? शायद आचार्य रमन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ में वरिष्ठ पत्रकार संजय श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
संजय श्रीवास्तव जी, आप क्या कहेंगे इस बयान को? आप किस नजर से देखते हैं? भाई कांग्रेस का कहना है कि इस बयान में कोई गलती नहीं है, तमाम लोगों का कहना है कि भाई सेना को हाँ जी बोलें। हाँ अजहर जी, देखिए जिस तरह से जो बयानबाजी होती है, क्योंकि चुनाव है, अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, और इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं जो अगड़ों और पिछड़ों की बात अगर कही जाए या सेना की बात कही जाए, तो जैसे राहुल गांधी का बयान हमने भी सुना है, राहुल गांधी के बयान में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो सीधे सेना पर वार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मामले जो है वो सीधे चुनाव के तहत है। क्योंकि जब भी चुनाव होता है तो जो नहीं, उन्हीं ने कहा सेना में सवर्ण जातियों का दबदबा है, इसमें क्या नहीं सर स्पष्ट हो पा रहा है? क्या नहीं स्पष्ट हो पा रहा है? देखिए सीधे तौर पे है कि जहां तक उन्होंने जो बयानबाजी की है, जिस तरह से और लोगों का कहना है, पैनल में जो भी है हमारे जो सेना के भी हैं, तमाम लोग हैं, तो उसमें है सीधे तौर पे कि इस तरह की बात को सेना का नाम नहीं लेना चाहिए। एक बात है ये, सेना का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो आप आपने जो समस्या की बात की है कि समस्या पर ऊपर से भी जो द्विवेदी जी हैं वो भी बात कर रहे थे, समस्या की बात हो, ये तो होना चाहिए, लेकिन सेना का जो बात आ गया है वो नहीं होना चाहिए था। जो बयानबाजी जो चुनाव को लेके हो रहा है, क्योंकि अभी कल चुनाव होना है। चलिए मैं संजय जी आपके पास आऊंगा। आचार्य रमन जी की आवाज मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है आचार्य रमन जी? जी हाँ, मैं अब जानना चाहूंगा, भाई प्रियंका गांधी कह रही है कि भैया बयान में क्या दिक्कत नजर आ गई, हमारे भाई ने बयान ठीक दिया है, आपका क्या कहना है, बोलिए। सबसे पहले सर, सेना को लेके तो कोई राजनीति होनी ही नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और राहुल गांधी जी जिस प्रकार से थोथी दलीली करते हैं, वास्तविक में बात यह है कि बिहार में भयंकर रूप से ये लोग हार रहे हैं, महागठबंधन यहाँ हार रही है, तो फिर कुछ न कुछ विवादास्पद बात बोलकर लोगों को उलझाना, लोगों को मति भ्रम पैदा करना, कल चुनाव है, कल वोटिंग है, और इस तरह से उनके बयान का मैं घोर निंदा करता हूं, और इसको हम अपने देश के लिए बहुत ही अपमानजनक मानता हूं। ठीक है, तो साफ तौर पे आपने सुना जो बात आचार्य रमन जी ने कही, इसमें मैं काउंटर लूंगा। अमित जी आपके पास आऊंगा मैं लेने के लिए। हमारे साथ जेडीयू के भी प्रवक्ता है डॉक्टर चंदन कुमार यादव। डॉक्टर चंदन कुमार जी, जेडीयू किस तरीके से देखती है इस बयान को, मैं जानना चाहूंगा। देखिए अजहर जी, जेडीयू ही नहीं पूरा देश इस बयान से कहीं कोई ताल्लुक नहीं रखता। देखिए राहुल गांधी जी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनके मुख से किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार की भाषा कभी नहीं शोभनीय होगा। हम लोग ही नहीं, देश के आम आवाम लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। आप देख ले, छटपटाहट तो स्वाभाविक है उनको केंद्र से लेकर के राज्य में सत्ता में आने की, लेकिन जहां तक आरक्षण की बात है तो आरक्षण के पक्षधर तो हम लोग भी हैं। 103वीं लोक संविधान संशोधन में हम लोग ईडब्ल्यूएस लाए 10% स्वर्णों के लिए, और देख लीजिए जातीय जनगणना हम लोग 2023 में बिहार में करवा करके, राज्य अपने मद से करवा करके, और जो जातियों की स्थिति है उनकी आर्थिक भी गणना हुई, उसके बाद जो जातियों की जो स्थिति थी उसके अनुसार उनको हम लोगों ने आगे भी बढ़ाया जो आरक्षण का दायरा था। तो राहुल गांधी जी से, लेकिन एक बात हम कहेंगे अजहर जी, कि राहुल गांधी जी से यही अपेक्षा भी की जा सकती है, क्योंकि वो ऐसे नेता हैं जो ग्राउंड लेवल पर कभी कोई काम नहीं किए, कभी कोई काम नहीं किए। उनको तो जो मिला है, जो लेगेसी मिली है, वो तो उनके घर से मिली है। वो बस जिस घर में जन्म लिए वहां नेता बन गए। उनको कुछ पता है किस प्रकार से हमारे सेना। मैं आऊंगा चंदन यादव जी, मैं आपके पास आऊंगा। दीपक जी का भी जल्दी से, दीपक जी की जल्दी से प्रतिक्रिया। ठीक है, जल्दी से, बस आजाद जी एक मिनट, जल्दी से जल्दी। हमारी सेना -13 डिग्री और 15 डिग्री में देश की रक्षा कर रही है, 47 डिग्री और 50 डिग्री में रक्षा कर रही है। क्या उस इतने बड़े कट के नेता को इस प्रकार की भाषा बोलनी चाहिए? ठीक, चलिए अब बात ठीक है दीपक जी, आपको इस बयान में भाई अमित द्विवेदी जी को कुछ इसमें नहीं गलत नजर आ रहा है? प्रियंका गांधी कह रही है ये बयान सही है। सवाल तमाम उठ रहे हैं कि जो सवाल हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं
कि महागठबंधन सेना पर प्रहार बिहार के चुनावी जंग में जीत पाएगा, और तमाम तरह के सवाल कि चुनाव में सेना का नाम क्यों, ये बहुत अहम सवाल है, अगला पिछला क्यों किया जा रहा है। मैं दीपक जी आपसे इसी बयान को लेकर जानना चाहूंगा, आपके नजरिए से समझना चाहूंगा, इस बयान को लेकर जो राहुल गांधी ने दिया, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, चुनाव जब आता है सेना आ ही जाती। जब भी चुनाव आया है देश में, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे आज राहुल गांधी का ये बयान, सेना को तो आना ही। सेना जिस तरह देश की नाव को, देश के लोगों को राहत देती है, बचाती है, उसी तरह चुनाव में जो राजनेता हैं उनके लिए ये प्लस और माइनस दोनों मामला होता है। आप पूरे इतिहास को देखिए, पूरे दिनों को देखिए। लेकिन एक बात बताइए, मैं किसी व्यक्तिगत, मैं आगे आ रहा हूँ, बीच में ऑपरेशन सिंदूर और इसमें आपको कोई फर्क नहीं से नजर आ रहा? मैं किसी तरफ के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं निष्पक्ष बोल रहा हूं। जी बोलिए। इस सेना का उपयोग पूरे चुनाव में हमेशा से होता रहा, तो बिहार के चुनाव में क्यों न हो। तो राहुल गांधी ने आज जो बयान दिया, उस बयान में उन्होंने कहा कि भाई सेना में उन्हें कहना नहीं चाहिए था, सेना को बीच में लाना नहीं चाहिए था। उन्होंने सेना को बीच में लाकर सेल्फ गोल किया और मौका मिला जो भाजपा के लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, जो इस चीज को समझते हैं। तो ये जो मसला हुआ, ये मसला होना नहीं चाहिए था, मगर इससे बड़े बड़े मसले हुए हैं देश में, जो आप भी हैं और हमारे जितने पैनल के लोग लोग जानते हैं, समझते हैं। सेना का उपयोग हुआ है, ठीक है, सेना का उपयोग हुआ, ये बात तो आप मैं ये कह रहा हूँ, बीच में मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आज राहुल गांधी ने एक हाइड्रोजन बम फोड़ा था, वो हाइड्रोजन बम कहाँ चला गया? ये सेना में आ गया। राहुल गांधी को ये बात कहनी चाहिए थी बाद में, चुनाव के बाद कहनी चाहिए थी। उन्होंने सामाजिक न्याय का एक पीड़ा उठाया हुआ है, जो कांग्रेस कभी सामाजिक न्याय का के पक्षधर नहीं थी, अब एकाएक वो सामाजिक न्याय आरक्षण की बात करते हैं। तो चलिए, हर दल देखिए, बहुत जगह इस चुनाव में कट्टा से लेके सेना आ गया ना। किसी ने कहा कट्टा, किसी ने कहा सेना, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ। ये चुनाव में रोजगार, बेरोजगारी, ये बहुत बड़ी बात दीपक जी आपने कही। हाँ, बहुत बड़ी बात दीपक जी आपने कही कि मुद्दे जो है वो आखिर कहाँ चले जा रहे हैं, जो बहुत सारे मुद्दे। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ डॉक्टर अमित कुमार जी, कौन सा सर्वे राहुल गांधी ने किया, किस सर्वे के आधार पर? मैं आऊंगा, हेलो, ब्रेक के बाद ये सवाल जरूर लिया जाएगा, आखिर कौन सा सर्वे किया जिसके आधार पर राहुल गांधी ये बयान दे रहे हैं? ब्रेक के बाद ये सवाल जरूर लिया जाए। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेना पर प्रहार, जीतेंगे बिहार, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन इस बीच हम बिहार के चुनाव में देख रहे हैं तमाम तरीके के बयान, और एक और नया बयान सामने आया जिसको लेकर जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर साफ तौर पर शुरू हो रहा है। बीजेपी जमकर निशाना साध रही। सीधे अमित कुमार जी के पास। अमित जी, जब मैं बात कर रहा था, लोगों से सवाल कर रहा था, आप मुस्कुरा रहे थे, क्या ये हल्की बात है? सेना के जवान हमारे रक्षा करते हैं, किस रिसर्च के आधार पर राहुल गांधी ने इतनी बड़ी बात कह दी? क्या कोई डेटा आप हमारे सामने रख सकते हैं? क्या कोई डेटा हमारे सामने 10% संवरण की जो बात कह रहे हैं, ये कहां से निकल कर आ रहा है? ये आप बता दीजिए मुझे। आप मुस्कुरा रहे हैं हरीश जी। हाँ हरीश जी, सर्वे करना मीडिया का काम है। आप मीडिया है, आप सर्वे करिए। आपने तो कोई सर्वे किया? हम तो एजेंडा चला रहे हैं, आप कह रहे हैं। आपको तो एजेंडा लग रहा है। प्रवक्ता और जदयू के प्रवक्ता, हाँ,
जब ये कह रहे थे कि सेना के साथ अन्याय हो रहा है, सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह हो रहा है, तो मुझे हंसी आ रही थी। ये वही लोग हैं, जब लोकसभा चुनाव आता है तो पुलवामा जैसा कांड होता है, सैकड़ों सैनिक मारे जाते हैं, और आज तक आरडीएक्स किसने लाया? आज तक वो कौन लोग थे जो मददगार थे? जांच रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई और कहीं कोई कटघरे में कोई खड़ा नहीं हुआ। ये वही लोग हैं ना कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो दोपहर 3 बजे तक ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान पर चढ़ने वाले हैं, कंधार और सब कुछ ये हम लोग कब्जा करने वाले हैं, वो पीओके हम लोग कब्जा करने वाले हैं। और 2 घंटा बाद ट्रंप का फोन आता है और ये सीज फायर हो जाता है। तो ये वही लोग सेना के स्वर पर बात करने वाले लोग हैं, जिनका कोई, हमको नहीं लगता है कि सेना के प्रति अरे सर वो बात करेंगे तो नहीं। आप तो कहते थे कि भाई हम इस तरह की बात नहीं करते, राजनीति नहीं करते। आप तो कहते थे ना कांग्रेस का एजेंडा था, आप कहते थे। लेकिन फिर अचानक ये पलटी क्यों मार दी सर? ये पलटी क्यों मारी? आज भी अनीश जी आज भी कांग्रेस सेना के प्रति मैं सीधी बात अमित द्विवेदी जी, मैं देखिए बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बात अमित द्विवेदी जी आपने कहा मीडिया का, मैं कह रहा हूं कि अगर इतनी बड़ी बात सेना पर कही जाए तो किसी आधार पर कही गई होगी ना सर? मैं ये पूछ रहा हूँ। सुनी जाए नहीं, पूरा बात पहले सुनी जाए, बीच में मैंने आपकी बात सुनी। आप डिबेट करते कि आपका ये भाजपा का केंद्रीय मंत्री जाता है मोकामा में तो कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो एनडीए के खिलाफ वोट देना चाहता है उसको घर में बंद कर दीजिए, और यदि गोड़ हाथ पड़ जाता है तो उसको अपने संरक्षण में बूथ तक ले जाइए और वोट मरवा के घर में फिर ला के बंद कर दिए। आप उस पर नहीं उस पर भी करेंगे। चलिए खबर आपको बात करिए, एक खबर आपको बताते हैं अमित द्विवेदी जी, एक खबर और बता देते हैं, एक खबर और बताते हैं। बिहार चुनाव में वोटिंग से पहले एक और विवादित वीडियो सामने आया है। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर विधानसभा के मोहनपुर में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की चुनावी रैली के लिए मंच सजा था। आरजेडी उम्मीदवार एजे यादव खड़ी हैं, वहीं मंच पर एक लड़का मंच से तेजस्वी यादव की सरकार बनाने की अपील कर रहा है और ये कह रहा है कि तेजस्वी की सरकार बनाओ, फिर हम कट्टा लेकर घूमेंगे। समझ रहे, कट्टा लेकर घूमेंगे और उसके बाद कोई नहीं बोलेगा। यह बयान तेजस्वी यादव के चुनावी मंच पर आने से पहले उनकी पार्टी के कार्यकर्ता के एक बच्चे ने कही। जरा वो भी सुन लेते हैं, सुनिए। ठीक है, अमित कुमार जी, अब महागठबंधन के मंच से ये बात कही जाए कट्टा लेकर घूमेंगे, तो ये भी आपको एजेंडा नजर आ रहा है? ये भी आप इस पर क्यों नहीं पहले बतिया लेते हैं कि अरे भाई आप थोड़ी डिसाइड करेंगे हम किस पे बतियाएंगे सर? अनीश जी बात सुनिए। आप वही दृष्टि दिखाना चाहते हैं, आप महाजंगल राज की बात नहीं करिए, आप जंगल राज की बात करना चाहते हैं। अरे हमने जंगल राज की भी बात करी, हम ये कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री जाता है और सरेआम मंच से कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो एनडीए के खिलाफ वोट करना चाहता है उसको घर से बाहर नहीं निकलने दीजिए, और यदि हाथ गोड़ जोड़ता है अमित कुमार जी, अब यही दिक्कत है कि आप सवाल पचा नहीं पाते, कांग्रेस के साथ दिक्कत है। नहीं, हम लोग अमित जी यही दिक्कत है, सवाल चुभने लग जाते हैं कांग्रेस को। मैं आऊंगा इस पर, मैं इस पर भी आऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा इस पर कहना क्या है आपका, पहले ये बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। आप पहले उस पर चले जाइए ना, पहले की गलती होती है, आप पहले की गलती पर तो बात करिएगा नहीं। तो मतलब वो परंपरा आप जारी रखेंगे, आप ये कहना चाहते हैं? वो परंपरा वो जारी रखेंगे, जंगल राज वाली परंपरा जारी रखेंगे, आप ये कह रहे हैं? मोकामा में हत्या हुआ उस पर नहीं जाइएगा, केंद्रीय मंत्री के बयान पे आप नहीं जाइएगा, आप पुलवामा पे कभी चर्चा नहीं करिएगा, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करिएगा, आप हमारी डिबेटें उठा के देख लीजिएगा, हमने हर मुद्दे पर बहस करी है, ये आपका नजरिया है। कांग्रेस के साथ समस्या सर ये हो गई है कि उसे अगर हम सवाल पूछे तो वो एजेंडा लगने लग जाता है। मैं आऊंगा आपके पास, लोकतंत्र के मैं आऊंगा आपके पास, ठीक है, चलिए मैं आता हूँ आपके पास की भाषा बोलिएगा, ठीक है, चलिए ठीक है। आचार्य रमन जी जवाब दें, आचार्य रमन जी जवाब दें।
अनम्यूट करिए आचार्य रमन जी और जवाब। अजहर जी, हाँ, अभी अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर साहब बोले हैं सर, तो मैं उनको याद दिला देना चाहता हूं कि वही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, जिस समय में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनको घरेलू औरत कह के संबोधित किए थे। और आज जब एनडीए की सरकार है तो हम घर में घुस के मारते हैं। इस बात को ध्यान में नहीं है। जो वो सिंदूर पर प्रश्न उठाते हैं और एयर स्ट्राइक पर प्रश्न उठाते हैं और सबूत मांगते हैं, तो हम घर में घुस के मारे। इस बात को भी देखिए। और एक समय था जब आपके प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनको घरेलू औरत कह के संबोधित किया पाकिस्तान का नेता प्रतिपक्ष ने तो खुलेआम कहा कि नरेंद्र मोदी जी खुले मन से अस्वीकार कर लें कि ट्रंप ने कोई सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया है। एक बार भी क्या बोले कि उन्होंने गलत कहा है? एक बार कहाँ अमेरिका चलेगा, कहाँ अमेरिका चलेगा? अभी यहीं रहते हैं, अभी बिहार में ही रहते हैं, अभी बिहार में रहते हैं। कल वोटिंग होनी है, मुद्दों की बात होनी है। हमने क्या गलत कह दिया? हमने क्या गलत कह दिया जो आपको बुरा लग गया? भाई सेना में अगला पिछड़ा करेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा? मुद्दे की बात ठीक है, मैं चाहूंगा जवाब दे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चंदन कुमार यादव जी जवाब दे। चंदन कुमार यादव। मुद्दा पलायन है, वर्तमान का मुद्दा महंगाई है, शिक्षा है, वर्तमान का मुद्दा स्वास्थ्य है, वर्तमान का मुद्दा जीरो टॉलरेंस है। यही तो बात मैं कह रहा हूँ। वर्तमान के मुद्दे जब आप अच्छी बातें गिना रहे हैं तो कहां से अगला पिछड़ा लेके सेना में चले आ रहे हैं? मैं आऊंगा अमित कुमार जी। चंदन यादव जी इस पर जवाब दे। चंदन यादव जी बोले। अजहर जी, हाँ, इनको वास्तविक ज्ञान तो कुछ न इनको है न इनके नेता को है। मोकामा में हत्या की बात कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री के बयान की बात कर। सवाल किए तो सुनने का आदत डालिएगा ना। आपके नेता को व्यवहारिक ज्ञान है ना आपको लग रहा है, सुनने का आदत तो रखिए। बात जब मोकामा का आपने किया तो सवाल, जब आपने सवाल उठाया जवाब सुनिए। जैसे ही हमारे प्रत्याशी पर हत्या का मुकदमा हुआ, कानून ने अपना काम किया। आदरणीय केंद्रीय मंत्री के बयान पर जहां भी कोई असहमति हुई, उसमें भी कानून ने अपना काम किया। और ये बात कर रहे हैं, अरे बात इनको करना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को सेना के शौर्य के सम्मान का, उनके आधुनिकीकरण का। और बात कर रहे हैं कि इसमें अगला कितना और पिछड़ा कितना है। कभी सेना के बीच में रहे हैं, कभी जानते हैं क्या? मैं आता हूं। मैं ठीक है, बात आ गई। संजय श्रीवास्तव जी को मैं लाना चाहूंगा। संजय श्रीवास्तव जी को मैं लाना चाहूंगा। मैं आता हूं अमित द्विवेदी जी, चंदन यादव जी। संजय श्रीवास्तव जी, बिहार के चुनाव में मुद्दों से इतर रोजगार, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे, उससे इतर इस तरह की अगर बयानबाजी होती है, चाहे वो कट्टा हो, चाहे वो कोई भी बयान की बात हो, ये आप हाँ चंदन संजय श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे इसको लेकर? ये एक अहम बयान जो थोड़ी देर पहले मैं हमने आपको सुनाया, जहां पर मंच से कट्टे की बात कही जा रही है। अमित द्विवेदी जी को बयान में कोई गलत नहीं लग रहा है, भाई ठीक है, उनको गलत नहीं लग रहा है, तमाम लोगों ने अपनी बात रखी। लेकिन मुद्दों से इतर होकर ये जो बयानबाजी चल रही है, ये कल के मद्देनजर देखा जाए कितनी सही है और किस तरह से देखते हैं सर? कल और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इस तरह की बातों को नहीं होना चाहिए। देखिए जिस तरह से अभी चुनाव का जो माहौल है, उस माहौल में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। डिबेट है ठीक है, लेकिन कोई भी चीज सवाल जवाब होनी चाहिए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप भी होनी चाहिए, लेकिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए और इस मुद्दे के ऊपर भटकाव नहीं होना चाहिए। और जो भी अमित द्विवेदी जी ने बात कही, उनकी बातों को भी सुना गया, तमाम जितने भी पैनलिस्ट सुना जा रहा है। तो उस संदर्भ में अगर जो उचित हो वो बातें कही जाए, इसमें बात हो तो तमाम बातों को रखी जाए तो अच्छा रहे। धीरज कुमार जी, आप क्या कहेंगे? क्या मुद्दों से इतर बिहार में चुनाव को एक कहते हैं कि लकीर खींची जा रही, मुद्दों से इतर? धीरज कुमार जी, हाँ धीरज कुमार जी बोले अगर मेरा सवाल आप तक पहुंचो या मैं दोहरा दूं। हाँ बोलिए। जहाँ देश का अगर बात आती है तो सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा देश होता है और उस देश के नीचे हम लोग हैं। यहाँ पर पक्ष और विपक्ष हम नहीं देखेंगे, अच्छा और बुरा देखेंगे। सेना हमारा शान है, सेना पर पूरा देश का अस्तित्व है, तो यहाँ पर हम पक्ष और विपक्ष की चर्चा हम नहीं करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा अपना देश होता है और देश के
खिलाफ हम लोग कभी नहीं जाएंगे, सेना के खिलाफ हम कभी नहीं जाएंगे। ठीक है, और हम हमेशा विरोध करेंगे। जो सेना को शामिल अगर राजनीति में शामिल करेगा तो हम हमेशा विरोध करेंगे। ठीक है, एक बात मैं आऊंगा आपके पास धीरज कुमार जी। एक बात आचार्य रमन जी कही, अमित कुमार जी ने, उन्होंने कहा कि भाई हमने, राहुल गांधी ने सेना को लेकर बयान दिया, आपको बड़ा बुरा लग गया। आप भी पुलवामा मामले को लेकर, सिंदूर मामले को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, सेना को लेकर आते हैं बयानबाजी में, है तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर, यही बता दीजिए। ये जो बयान दे रहे हैं अमित द्विवेदी, जिसको लेकर आचार्य रमन जी आपका क्या कुछ कहना है? क्या हम लेकर आए तो आप भी तो अछूते नहीं, आप भी तो लेकर आते हैं आचार्य रमन जी? जी बोलिए। अभी जो बिहार के इस चुनाव के मुद्दे की बात हो रही है सर, अब यदि सेना की बात करेंगे तो सम्मान तो सेना तो मेरा सम्मान है। और जब एनडीए की सरकार बनी है तब से सेना कितना मजबूत हुआ है, वो जल सेना, थल सेना और नव सेना, सारे कितनी प्रकार का जो है सो ये आयुध सब आया और कितना हमारा सशक्त हुआ और मजबूत हुआ है सेना। वो तो कांग्रेस वाले सोच भी नहीं सकते थे। उनके समय में क्या स्थिति थी, 15 दिनों तक यदि वार हो जाता तो 15 दिनों का आयुध भी नहीं था लड़ने का। तो फिर ये तो सब दिन सेना को अपमानित ही किए हैं। वो सवाल पूछते हैं, उनसे सबूत मांगते हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो उनके साथ दीपावली मनाते हैं और उनके उत्साह को बढ़ाते हैं। उस ठंड में अभी हमारे मित्र कह रहे थे जो -13 डिग्री 14 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के वहां पर अपने देश के रक्षक जो हैं उनके साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं दीपावली मनाने। तो उनके शौर्य गाथा पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाना। चलिए आचार्य जी, मैं आपके पास आऊंगा। अच्छी बात आपने की। डॉक्टर जीएस चौहान साहब, राजनीति में सेना की जिस तरह से लेकर आती है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, उसको किस तरह से आप देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद जी एंकर साहब। सबसे पहले तो मैं उनसे डिसएग्री करता हूं जो कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता थे कि आप एंकर को कह रहे हैं कि आप एजेंडा चला रहे हैं। अरे जब अगर राहुल जी के मुंह से ये सब नहीं निकलता तो आप डिबेट ही नहीं करते। और अगर आप नहीं चलाएंगे तो ये कहेंगे कि हमारे जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर को आप जो है डिबेट ही नहीं कराते हैं। ये साहब मन से कट्टे की बात कही जा रही है, अब क्या ये ना दिखाया जाए? मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पॉलिटिक्स की बात करूं। सुनिए, जब भी सेना में भर्ती होती है तो उम्र, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और फिजिकल जो है क्वालिफिकेशन देखी जाती है। कोई जात के सबको जो है आमंत्रित किया जाता है। और आप कह रहे हैं 10% वाले जो कर रहे हैं वही लोग, मतलब आज एक हमारे यंग लीडर हैं एंड ही इज फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट, ही इज आल्सो वन ऑफ द नेशनल लीडर। मैं चिराग पासवान जी का उदाहरण दे रहा हूं। सैनिकों, सेना में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? एक भाई साहब ने अभी बहुत सही कहा कि उत्साह बढ़ाना, उसको हम कहते हैं मोरल। सबसे बड़ी सेना का जो है ताकत है मोरल, जिसको हम लोग जो है आगे ले जाना चाहते हैं। और वो मोरल बनने के लिए और मैं एज ए डिफेंस एक्सपर्ट मैं आप लोगों को ऐसी चीज बताऊंगा, शायद आप लोगों को पता हो और संभवतः जरूर कई डिफेंस फोर्सेस के लोगों को भी नहीं पता है। यू नो देयर इज ए सिख लाइट इन्फेंट्री, सुना है आप लोगों ने कभी? हाँ बताएं, पैनलिस्ट बताएं, सुना है तो मैं मान लूंगा। जी अपनी बात को पूरा करें सर, सुना है। देयर इज ए JNK लाइट इन्फेंट्री और एक सिख रेजिमेंट भी है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, द सिख लाइट इन्फेंट्री एंड JK लाइट इन्फेंट्री हैज ओनली OBC एंड ST, लेकिन उसको भी बाद में हटा दिया गया। अब हटाया मतलब नाम नहीं हटाया गया। सन 84 के बाद क्या हुआ? जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी, जनाक्रोश था सिखों में, तो पंजाब रेजिमेंट सिख उन्होंने जो है वो अपनी छोड़ करके दे वर ऑलमोस्ट लाइक ए म्यूटिनी, दे वर अबाउट टू डू। लेकिन तब से हम लोगों ने क्या किया
कि हर एक, भले ही नाम गढ़वाल राइफल हो, गोरखा राइफल हो, लेकिन सारे वहां पहले ऐसे ही था, सब गोरखे नहीं रहेंगे, मिक्स किया है। तो मनोबल को मत गिराएं। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी अपने स्वर्गीय ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर पंडित जवाहरलाल नेहरू और अपनी नानी इंदिरा गांधी जी का वो जो है वो नेगेटिवेट कर रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि क्यों नहीं हुआ, तो उस समय क्यों, ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। बहुत आदरणीय है, एलओपी है, और आप ऐसी छोटी आप मुराल गिरा रहे हैं आप हर चीज में कि हिंदुस्तानी फौज मारी जा रही है, वो जहाज कहाँ है, राइफल जो गिरे हैं, ठीक, मतलब क्या करना चाह रहे हैं? ठीक है जी सर, कांग्रेस को सबसे बड़े नेता, ठीक है सर, ठीक है जी क्या सर, करना चाह रहे हैं? ठीक है, आपने बात अच्छी रखी, लेकिन मैं एक सवाल अमित कुमार द्विवेदी जी, जो मैंने अभी खबर बताई जहां पर महागठबंधन के मन से कट्टे की बात की, आप भाई दवाई, कमाई, पढ़ाई की बात कर रहे थे, अब ये कट्टे तक की जो नौबत आई है, इसको तो आप गलत मानते हैं कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, घुमा फिरा के अलावा। नहीं, यदि कहीं किसी भी एंगल से मैं इसको सही नहीं मानूंगा, लेकिन मैं जरूर आपसे भी स्वच्छ पत्रकारिता की उम्मीद रखूंगा। आपको कट्टा दिखता है, मुकामा नहीं दिखता है बंधु। और हमारे एक जदयू के प्रवक्ता सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हैं कि हमारे नेता और हमको जानकारी नहीं है। हम आपको भी जानकारी, हम आपको तमाम लिंक आपके नंबर पे सर भिजवा देंगे। जब मंच पे जाती है तो बस्ता गर्दन में पहना देते हैं, औरत जब जाती है मंच पर तो माला गर्दन में पहना देते हैं, चीफ सेक्रेटरी हताशा है तो कमला कपार पे रख देते हैं, और सदन में बैठकर और शास्त्र का पढ़ाई बता रहे कि लड़की क्या करती है, लड़का क्या करता है, उनके भी थोड़ा सा जानकारी में प्रश्न चिन्ह रख लीजिए बंधु। और हम आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप जो भी डिबेट करें उसमें कम से कम वन साइडेड ना करें। ये वन साइडेड सेना की बात करना वन साइडेड है तो भाई ठीक है, जिस तरह से सेना की बात अगर करना वन साइडेड है अमित द्विवेदी जी तो ठीक है, हम वन साइडेड हैं, हम सेना के पक्ष में रहेंगे सर, अगर वन साइडेड आपको लगता है। हमारे घर और अगर मन से कट्टे की बात कही जाए और अगर आप कहें ये वन साइडेड है तब भी ठीक है। इसके अलावा भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको के न्यूज उठाता रहा है, हम आपको लिंक भेज देंगे सर, ऐसा नहीं है, हम आपको भेज देंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि सेना के खिलाफ अगर कोई बात बोली जाएगी और अगर आप कहें ये वन साइडेड है तो हम ठीक है, हम वन साइडेड हैं। सेना के खिलाफ हम भी नहीं है, सेना को चलिए ठीक है। चंदन यादव जी, चंदन यादव जी जवाब दे, चंदन यादव जी। नहीं, हमारे मित्र यहाँ बैठ के जब सवाल करते हैं तो जवाब तो सुनना पसंद करते नहीं है। नीतीश जी का आपने भी जवाब नहीं सुना ना बढ़िया से। ना क्या सवाल करिए, सवाल आपने कहा कि हमको और हमारे नेता को जानकारी नहीं है, आप अपने नेता की जानकारी बताइए ना। व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, यही ज्ञान है। आपको व्यवहारिक ज्ञान क्या है? आपके नेता का व्यवहारिक ज्ञान क्या है? 10% वाले सेना में काम कर रहे हैं, बात क्या तो व्यवहारिक ज्ञान है क्या? बताइएगा। 14 से पहले हमको सर्टिफिकेट दीजिएगा हमको। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट काम की जरूरत है क्या? आप नेता का सर्टिफिकेट हमको ये बताइए ना, आप ये बताइए कि झोला पहनाते हैं और चीफ सेक्रेटरी को ऊपर कमला रखते हैं, उनको कितना चाहिए? सदन में बैठ के फोक शास्त्र का पढ़ाई पढ़ाते हैं, उनको कितनी देना चाहिए? आप हमको लगे ज्ञान बांटने, आप अपना ज्ञान सुधारिए, बेहतर होगा जदयू के नीतीश कुमार का ज्ञान सुधारिए, आप दूसरे के सवाल मत करिए। बिहार में क्या अस्तित्व है पता है ना कांग्रेस का? आपकी भी क्या अस्तित्व है? आप 45 में थे ना, ठीक है, आपको भी पता चल जाएगा। हमारे नेता तो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी ने आपका प्लान कर दिया, आपको भी पता चल जाएगा आप कहाँ जाएंगे, चिंता मत करिए। नहीं, आप भी चुनाव के बाद कहाँ जाएंगे फिर पता नहीं चलेगा आप कहाँ चलेंगे। बीजेपी क्या करेगी? ठीक है, चलिए बात आ गई, आपकी दोनों की बात आ गई, ठीक है बात अमित द्विवेदी, ठीक है बात आ गई। चंदन यादव जी आपकी बात आ गई, चंदन यादव जी आपकी बात आ गई। मैं चाहूंगा आचार्य रमन जी आपका भी जल्दी से फाइनल कमेंट आ जाए। जब वो एक व्यक्ति बोले तो दूसरे का म्यूट कर दे। ठीक है, चंदन यादव जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। अमित द्विवेदी जी आपकी, आचार्य रमन जी कट्टे की बात को लेकर बीजेपी का क्या कुछ कहना है? मैं चाहूंगा आपका भी वर्जन जल्दी से। ये तो वही जंगल राज, लेकिन अमित द्विवेदी जी कह रहे हैं आपको बयान ये लग रहा है तो और भी बयान उन्हीं ने वो भी बता रहे हैं, मैं चाहूंगा उस पर भी अपना बयान जरूर दें। बहुत ही जितना निंदा किया जाए सर उतना कम है। और ये वही अपना जो राजपाट था, जंगल राज था, वही अपना वो दिखला रहे हैं। जिस समय में मुख्यमंत्री के आवाज से फिरौती का रकम वसूली होता था, वही चीज ये लाना चाह रहे हैं।
इसका हम निंदा करते हैं। अब ये कट्टा का तो मंच से बोले हैं, उसके बाद तो सरेआम घूमेंगे लेके और हत्या करेंगे। ठीक है, अमित द्विवेदी जी जल्दी से फाइनल कमेंट फिर मैं। ये महाजंगल राज की बात करते हैं अनंत सिंह के मुकामा में केंद्रीय मंत्री का जो बयान आया है कि जो एनडीए के खिलाफ वोट देना चाहता है उसको घर से बाहर नहीं निकलने दीजिए, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? ये किसका बयान है? केंद्रीय मंत्री का बयान है। नरेंद्र मोदी जी ने क्या संज्ञान लिया? इसका कोई बयान नहीं। इससे बड़ा महाजंगल राज क्या हो? क्या किसी मतदाता को कहते कि घर से बाहर नहीं निकलने दीजिए और हाथ गोड़ दे तो उसको आइए साथ में वोट दिलवा के घर में पैक कर दीजिए? बड़ी बात। इससे बड़ा महाजंगल राज का कोई उदाहरण होगा क्या? अमित द्विवेदी जी ने बात किया। आचार्य रमन जी इस पर जवाब दे। आचार्य रमन जी इस पर जवाब दे, जल्दी से जवाब दे। ये तो आप महाजंगल राज की जो बात कर रहे हैं, नहीं वो जो बयान कोट कर रहे हैं वो भी अहम बयान है। हाँ, तो सिर्फ बयान की बात कर रहे हैं, यहाँ तो कट्टा लेके घूमने और चलने की बात हो रही है। दोनों में कितना का अंतर है? नहीं, एक तरफ तो मतदान देने की बात नहीं की जा रही सर, इसको भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। आचार्य रमन जी इसको भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। आती है आचार्य रमन जी बयान आपके सामने है, उस बयान को हल्के में आप मानते हैं वो बयान गलत था? गलत है, गलत बयान। ये बयान जो दिया गया है ये तो वापस भी लिया जा सकता है सर, लेकिन कट्टा से चला हुआ गोली वापस कैसे आएगा? वो तो हत्या करेगा किसी को। ठीक है, ये बात भी तो द्विवेदी जी को समझना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। चलिए मैं आऊंगा संजय श्रीवास्तव जी, फाइनल कमेंट। ये जो बयानवीर चुनाव के टाइम पे आ जाते हैं, कोई कट्टे की बात कर रहा है, कोई मतदान नहीं करने की बात कर रहा है, कोई ऐसा कह रहा है, कोई वैसा कह रहा है, ये जो बातें निकल कर आ रही हैं, ये जो बयानवीर है, मौजूदा मुद्दे की बात की जाए जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, जिस पर हम बात भी कर रहे हैं, आपको लगता है इस तरीके के बयानों पर खासकर एक्शन होने की जरूरत है? देखिए, जहां तक एक्शन की बात है होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि जो चुनाव आ गया है तो उसमें अगर नेताओं की बात कही जाए तो तमाम नेता जो है कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। स्टेज पे देखा जा रहा है कि जो भी पहुंच रहे हैं तो कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं। तो इस बयानबाजी पर अगर देखा जाएगा तो सीधे तौर पर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो दूध का धुला हुआ हमको लगता है। इसलिए तमाम जो चुनावी जो भी मंच होते हैं उस पर एक दूसरे पर आरोप ही लगाया जाता है। सही बात जी अजय, बड़ी बात आपने कही। और ताजा अपडेट अमित द्विवेदी जी आपको बता दूं, उस बयान पर एफआईआर भी दर्ज होगी सर, आपको पता है कि नहीं पता? बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। एफआईआर हुई, न्यायिक प्रक्रिया है, उसका जो भी रिजल्ट होगा उसका हम सम्मान करेंगे। वही बात, तब भी आपको लग रहा है कि हम एजेंडा चला रहे। खैर चलिए, बहुत अच्छी बात आपने की अमित द्विवेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ अमित कुमार जी जुड़े हुए थे। आचार्य रमन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किशन बाबू पासवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चंदन कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जीएस चौहान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक कोचगवे जी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय श्रीवास्तव जी, धीरज कुमार जी, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सेना पर प्रहार जीतेंगे बिहार, ये बड़ा सवाल है, लेकिन इन सब के बीच देखना दिलचस्प ये होने वाला है कि किसके बयान का किसको फायदा मिलता है। बयानवीर बहुत हैं, लेकिन जनता के दिलों तक कौन जगह बना पाता है, कल से उसका आगाज होने वाला है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।